विद्या भारती स्वागत करती है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 4 ऑफ सोशियोलॉजी, जो है फैमिली एंड मैरिज। ये सिर्फ सोशियोलॉजी का ही नहीं बल्कि सोसाइटी का मोस्ट ड्रामेटिक और मोस्ट यूनिवर्सल टॉपिक है। इस यूनिट को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, एक आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में। तो टोटल 2 लेक्चर में हम इस पार्टिकुलर यूनिट को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जो कि है फैमिली। इसमें हम फर्स्ट पार्ट में फैमिली के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं कि हम इस पार्टिकुलर लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली। फैमिली का क्या इंट्रोडक्शन है, फैमिली किसको कहते हैं, उसका क्या डेफिनेशंस दिए गए हैं। फिर हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, फैमिली का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ फैमिली, एक फैमिली का क्या फंक्शन है, क्या उसकी रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या फंक्शंस है इस सोसाइटी में, ये हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ फैमिली, कौन कौन से टाइप्स के फैमिली होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे डॉरी सिस्टम, दहेज का जो सिस्टम है वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो मॉडर्न चेंजेस आए हैं आज की सोसाइटी में, क्या क्या चेंजेस आए इस फैमिली में, उस सब के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। अब हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली क्या है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, फैमिली इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन फाउंड इन एवरी सोसाइटी सिंस एंशिएंट टाइम। फैमिली क्या है, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। अगर आप रिकॉल कर पाए तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सोशल इंस्टीट्यूशन किसको कहते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस जिसमें बेसिक एजुकेशंस दिए जाते हों। लोग जो है मतलब बच्चे जो है वो बेसिक चीजें सीखते हैं, उसको हम लोग सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। जिसमें हमने फैमिली देखा था, एजुकेशन, गवर्नमेंट, रिलीजियस, ये सब क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है जहां पे हम लोग बेसिक चीज सीखते हैं। तो वही है फैमिली। क्या है, फैमिली मोस्ट फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जो जन्म लेता है वो सबसे पहले चीजें सीखता कहाँ पे है, वो अपने घर में सीखता है। सबसे पहले वो अपने माँ बाप से ही सीखता है ना। तो घर में सबसे पहले बच्चा सीखता है, इसीलिए इट इज मोस्ट फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशंस। और ये सारी सोसाइटी में रहेगा। फैमिली ऐसा तो नहीं है कि एक सोसाइटी में फैमिली रहेगा एक सोसाइटी में नहीं रहेगा, फैमिली सारी सोसाइटी में रहेगा और ये बरसों से चलता आ रहा है। इट इज बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ये क्या है, सोसाइटी का बेसिक यूनिट है। फैमिली से ही तो सोसाइटी बनता है, और कैसे बनता है, ढेर सारे फैमिली मिलेंगे सोसाइटी बन गया। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज में, सोशलाइजेशन में, प्रोटेक्शन में, मोरल डेवलपमेंट, बिहेवियरल कंट्रोल। एक बच्चे जो कि बिल्कुल भी अबोध होते हैं, वो बिल्कुल कोरे कागज की तरह होते हैं, उसको कुछ नहीं पता होता है, उसको नहीं पता होता है कि सोशलाइज क्या होता है। तो वो जिस फैमिली में जन्म लेता है वो अपने माँ बाप को देखता है, अपने माँ बाप से सीखता है, अपने परिवारजनों से सीखता है, और अपने परिवार के बीच में रहकर वो क्या होता है, सोशलाइज होता है। उसकी फैमिली जो है उसका ख्याल रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसका मोरल डेवलपमेंट करवाते हैं, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। एक बच्चा उसका बिहेवियर किस तरीके का होगा ये डिपेंड करता है कि उसके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसको किस तरीके से पालन पोषण किया गया है, इस सब से उसका बिहेवियर भी कंट्रोल होता है। ओके, नेक्स्ट, फैमिली प्रोवाइड्स इमोशनल, इकोनॉमिक एंड सोशल सपोर्ट टू इट्स मेंबर्स। फैमिली जो है वो अपने मेंबर्स के, जितने भी उसके घर में सदस्य होते हैं, उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको एक सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तभी तो एक फैमिली बनता है ना। एक पूरा फैमिली, जितने भी उसके मेंबर्स हैं, सब मिल करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो एक फैमिली कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ फैमिली। फैमिली का क्या डेफिनेशन दिए गए, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन है फैमिली इज अ ग्रुप। फैमिली क्या है, फैमिली इज अ ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप sufficiently pure and enduring to provide procreation and upbringing of children।
तो मैक्लेवर का कहना है कि फैमिली क्या है, फैमिली एक ग्रुप है। तो ग्रुप किसका है, एक मेन एंड वुमेन का एक ग्रुप है जो सोशली एक्सेप्टेड रिलेशनशिप में आते हैं और वो हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो सोशली एक्सेप्टेड है और वो रिलेशनशिप बहुत ही प्योर और स्टेबल होता है। तो मेन पर्पस क्या होता है, तो मैक्लेवर का कहना है कि उनका मेन पर्पस जो मैरिज है वो क्या है, प्रोक्रिएशन, मतलब बच्चे को जन्म देना है और उस बच्चे का प्रॉपर अपब्रिंगिंग कराना है। ये मैक्लेवर के अनुसार से उन्होंने फैमिली का इस तरीके का डेफिनेशन दिया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, फैमिली इज मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ with or without children or of a man or woman alone with the children। तो जो नीम कॉप है उनका थोड़ा विचार अलग था। उनका मानना था फैमिली जो है वो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में एक ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो जो मेन वुमेन है मतलब एक हस्बैंड वाइफ है उसका अपना बच्चा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर एक सिंगल फादर अपने बच्चे के साथ है तो भी उसको फैमिली कहेंगे, एक सिंगल मदर अपने बच्चे के साथ है तो भी उसको फैमिली ही कहेंगे। ये निमकॉफ का कहना है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे होंगे उसके साथ, हस्बैंड वाइफ और बच्चे होंगे तभी हम लोग फैमिली कहेंगे, या लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रहेगा तभी हम लोग फैमिली कहेंगे। तो इनका इस तरीके का कोई भी मानना नहीं था। उनका सिर्फ यही कहना था हस्बैंड वाइफ है अभी वो एक फैमिली है, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चे ना हो, अगर सिंगल पेरेंट्स है तब भी उसको फैमिली ही कहेंगे। निमकॉप का ऐसा मानना था। तो हमने इस तरीके से दो डेफिनेशंस देखे, दो अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के अनुसार से दोनों का अलग अलग मानना था कि इस फैमिली किसको कहते हैं, उनके विचार से अलग अलग डेफिनेशन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। फैमिली का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो फैमिली का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मेन एंड वुमेन हैविंग मीटिंग रिलेशनशिप। ओके, इस सबको हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि मेन एंड वुमेन का क्या है, मेटिंग रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकेंड है रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ चाइल्ड, अपने बच्चे का देखभाल करना चाहिए। सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड, जो भी उसका सेक्सुअल नीड है उसको सेटिस्फाई होना चाहिए बेस्ड ऑन मैरिज, और ये जो रिलेशनशिप है वो मैरिज पे बेस्ड होना चाहिए। सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में जो है वो इंटरेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। कॉमन प्लेस ऑफ लिविंग, लोग एक जगह रहे। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, सब एक दूसरे का ख्याल रखे, उसको उसके नाम से जाना जाए। इकोनॉमिक प्रोविजंस उसके लिए हो। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फैमिली का, इस सबको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट है मेटिंग रिलेशनशिप। A family begins when a man and woman stabilize a mating relationship to satisfy sexual needs and form a stable union। अब बात है कि फैमिली बनेगा कैसे। एक मेन एंड वुमेन सोशली एक्सेप्टेड रिलेशनशिप में आएंगे, उनकी शादी होगी, वो हस्बैंड एंड वाइफ बनेंगे और उसके बीच में मेटिंग रिलेशनशिप होगा टू सेटिस्फाई सेक्सुअल नीड्स, उसकी एक स्टेबल यूनियन होगी। देखिए शादी का मेन मकसद क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि शादी का मेन जो रीजन है, मेन पर्पस है वो टू क्रिएट अ चाइल्ड, मतलब प्रोक्रिएशन, बच्चे को जन्म देना। तो उसके लिए मेटिंग रिलेशनशिप होना जरूरी है। तो फैमिली का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ही है मेटिंग रिलेशनशिप, मेन एंड वुमेन के बीच में मेटिंग रिलेशनशिप होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्म ऑफ मैरिज, और ये एक क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ मैरिज है। मैरिज इज सोशली अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन थ्रू विच फैमिली स्टेबलाइज। सोसाइटी जो है वो आपको अप्रूव करेगा कि हाँ अब आप लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हो गए हैं, अब आप लीगली जो है एक मेटिंग रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ मैरिज है जो कि सोसाइटी अप्रूव कर देती है। नेक्स्ट है कॉमन रेसिडेंस। अब शादी हो गया, लोग एक जगह रहेंगे, उनका क्या है, फैमिली होने के लिए क्या है, कॉमन रेसिडेंस होना जरूरी है। फैमिली मेंबर यूजुअली लिव टुगेदर इन कॉमन हाउस होल्ड। हालांकि अब लोग अलग अलग जगह जॉब करे या किसी अदर रीजन की वजह से अलग अलग रह सकते हैं, बट उनका कॉमन रेसिडेंस होना चाहिए, तभी तो वो फैमिली बनेगा और फैमिली आगे बढ़ेगा। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसका कॉमन रेसिडेंस होना चाहिए जहां पे फैमिली एक साथ रहता हो। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रोविजन।
फैमिली प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इट मेंबर। जो फैमिली है वो उसकी जो भी नीड्स है, उसकी मेंबर्स की जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिकल सपोर्ट देना है। अपने फैमिली मेंबर्स को इकोनॉमिकल सपोर्ट करना ये भी एक फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आप अपने घर में हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो अपने घर से आपको पॉकेट मनी तो मिलता ही होगा, तो आपके फैमिली वाले जो है आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जो भी नीड्स है, आपकी पढ़ाई के लिए, आपका इंजॉयमेंट के लिए जो भी नीड्स है उसको फुलफिल तो कर रहे हैं। तो ये फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसका जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करें। नेक्स्ट है इंटरेक्शंस एंड कम्युनिकेशन। फैमिली के बीच में प्रॉपर इंटरेक्शंस एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए थ्रू सोशल रोल, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, फादर एंड सन के बीच में होना चाहिए, मदर सन डॉटर जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रखने के लिए एक बेटर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। फैमिली मेंबर्स जो है एक दूसरे का प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, फिजिकली, इमोशनली, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए सब लोग जो है अपने घर आकर के क्या है वो बहुत सिक्योर महसूस करता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे साथ बहुत सारे मेंबर है, सब हमारा ख्याल रखेंगे, है ना। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है फैमिली का कि वो प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड। फैमिली प्रोवाइड सोशल एक्सेप्टेड वे टू सेटिस्फाई सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। अब देखिए सोसाइटी में जो है एक शादी का व्यवस्था ही इसलिए बनाया गया है ना, ताकि जो भी सेक्सुअल नीड्स है, उसका जो भी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है उसको सेटिस्फाई भी करना जरूरी है। तो उसके लिए जो है वो घर वाले जैसे देखते हैं कि बड़े हो गए हैं तो घर वाले लड़का ढूंढना है, लड़की ढूंढना है, वो करना शुरू कर देते हैं। क्यों? ताकि सेटिस्फाई करे जो भी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट है रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखना, उसको उसकी अपब्रिंगिंग अच्छे से हो, उसका प्रॉपर केयर करना, उसको अच्छे हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड देना है ताकि वो हेल्दी रहे, उसका ग्रोथ अच्छा हो। ये सारे चीजें जो है वो फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ताकि जो है एक हेल्दी बच्चे का अपब्रिंगिंग हो सके, उसको प्रॉपर एजुकेट कर सके, उसका प्रॉपर प्रोटेक्शन करना, ये सारे फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, 8 टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे फैमिली का। तो फर्स्ट क्या था, मेटिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट था फॉर्म ऑफ मैरिज होना चाहिए, कॉमन रेसिडेंस होना चाहिए, इकोनॉमिकल प्रोविजन होना चाहिए, इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स होना चाहिए, एंड रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन। ये सारे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक फैमिली के। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वहां हम लोग देखते हैं फैमिली का फंक्शन क्या है। फैमिली का इंट्रोडक्शन देख लिया, उसका डेफिनेशंस देख लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो भी हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि फैमिली का क्या क्या फंक्शन है। तो हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओकबर्न एंड निमकोफ के अनुसार से फैमिली का क्या क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन है अफेक्शनल फंक्शन। अफेक्शन मतलब लव, केयर, इट प्रोवाइड लव, केयर, इमोशनल सपोर्ट। एक फैमिली जो है, अगर आप घर जाते हैं तो आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स जो है वो आपको बहुत प्यार से बात करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका देखभाल करते हैं, आपकी जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करते हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिकल सपोर्ट करते हैं, है ना। तो ये जो है इनके अनुसार से अफेक्शनल फंक्शन, फैमिली का ये फंक्शन है, उसको प्रॉपर लव केयर देना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फंक्शन, उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट करना, जो भी आपको नीड्स है, आपके जो भी जरूरतें हैं, जैसे कि आपका खाना खाना, अगर आप घर से बाहर रहते हैं आपको खाना खाने के लिए पैसा चाहिए, आपको रहने के लिए पैसा चाहिए, आपको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, वो सारे इकोनॉमिकल सपोर्ट कौन करते हैं, घर में फैमिली करते हैं। तो वो जो है एक फंक्शन है फैमिली का, उसको फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है रिक्रिएशनल फंक्शन, जिसमें आता है ऑफर एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन। जो भी रिक्रिएशनल फंक्शंस है उसको भी प्रोवाइड करने का काम क्या है, वो फैमिली का है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शन, मतलब अपने फैमिली मेंबर्स को फिजिकल और इमोशनल हार्म से प्रोटेक्ट करना।
अगर मान लीजिए अगर किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, आप रो रहे हैं, आप उदास हैं, तो घर वाले आपसे पूछते हैं, अरे क्या हो गया बेटा, क्या है, क्यों उदास हो? इस तरीके से पूछते हैं ना। वो आपकी चिंता कर रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, आपका केयर करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं कि कोई आपको हार्म ना पहुंचाए। तो ये क्या है, फैमिली का एक फंक्शन है। नेक्स्ट है रिलीजियस फंक्शन। आपके घर वाले जो भी है, मतलब आपके दादा दादी जो भी रिलीजियस को फॉलो करते हैं, वही आपको सिखाते हैं। वो अपने मतलब आपके मम्मी पापा को वो सिखाए, फिर आपके मदर फादर जो है वो आपको सिखाए। तो जो भी रिलीजियस फंक्शन है वो ट्रांसमिट होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये भी क्या है, ये फैमिली का एक फंक्शन है। नेक्स्ट है एजुकेशनल फंक्शन। फैमिली जो है जो भी बेसिक्स एजुकेशन है, सोशल वैल्यूज है, वो सब जो है वो अपने बच्चों को सिखाती है, अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाती है। ये क्या है, फैमिली का एक फंक्शन है। इस तरीके से हमने ऑकबर्न एंड निमकोव के अनुसार से 6 फंक्शंस देखे फैमिली के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स। ग्रुप्स के अनुसार से फैमिली का क्या क्या फंक्शन है। तो इनके अनुसार से जो फर्स्ट फंक्शन है फैमिली का, वो है प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ यंग। जो भी घर में छोटे हैं उनका प्रॉपर प्रोटेक्शन करना, उसका केयर करना, पूरा देखभाल करना, ये जो है फैमिली का फर्स्ट फंक्शन है। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ सेक्स इम्पल्स। सेक्स इम्पल्स जो है उसको रेगुलेट करना है, उसको कंट्रोल करना है। कंजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोशल हेरिटेज। जो भी सोशल हेरिटेज है, चाहे वो कल्चर के तौर पे हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के तौर पे हो, कोई ऑब्जेक्ट के तौर पे हो, या नॉलेज के तौर पे हो, ये सब जो है एक सोशल हेरिटेज है, वो ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन। ठीक है, उसका प्रॉपर कंजर्वेशन करना और उसको ट्रांसमिट करना टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये भी फैमिली का एक फंक्शन है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ इंटीमेट कॉन्टेक्ट। एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट का भी प्रोविजन बनाना, वो भी फैमिली का एक फंक्शन है। इसीलिए तो हमने कहा कि जब आप बड़े हो जाते हैं, आपकी सही समय आ जाता है विवाह करने का, तो आपके घर वाले जो है वो आपके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं, लड़का ढूंढने लगते हैं, ताकि एक प्रॉपर प्रोविजन बना सके इंटीमेट कॉन्टेक्ट का। इंटीमेट कॉन्टेक्ट इज नॉट ओनली सेक्सुअल रिलेशनशिप, इट्स अबाउट इमोशनल कनेक्शन ऑल्सो, है ना। आप किसी के साथ सिक्योर महसूस कर पाए, कोई आपको केयर करे, एक इमोशनल सपोर्ट दे, वो भी एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट का भी हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुप्स के अनुसार से जो है वो कुछ फंक्शंस है फैमिली का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू के डेविस, उनका क्या कहना है। उनके अनुसार से जो फर्स्ट फंक्शन ऑफ फैमिली है वो है रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ फैमिली, ये के डेविस का कहना है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। अब बच्चे पैदा हुए हैं तो उसका केयर भी तो करना है, उसका प्रॉपर सपोर्ट करना है, उसको बड़ा करना है, ये नेक्स्ट फंक्शन है। उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करना जो है वो नेक्स्ट फंक्शन है। फिर है प्लेसमेंट, मतलब उसको एक सोशल स्टेटस प्रोवाइड करना। ठीक है, प्रोवाइडिंग सोशल स्टेटस इज नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फैमिली। फिर है सोशलाइजेशन, टीचिंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यू। जो यंगर वन है, जो बच्चे हैं, उसको सोशल नॉर्म, सोशल वैल्यूज को सिखाना, ये फैमिली का फंक्शन है। तो इनके अनुसार से, की डेविस के अनुसार से 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। पहला है रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा हो गए, उसको मेंटेनेंस करना, उसको एक सोशल स्टेटस देना और उसको सोशलाइज करना, ये जो है फैमिली का फंक्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर, उन्होंने जो है वो 2 भागों में फंक्शन को बांटा है। फर्स्ट है इसेंशियल फंक्शन, दूसरा है नॉन इसेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन को उन्होंने 2 भागों में बांटा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, वो होना ही चाहिए, दूसरा है नॉन इसेंशियल फंक्शन। तो फर्स्ट इसेंशियल फंक्शंस को पहले देखते हैं। तो फर्स्ट है सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स। फैमिली का फर्स्ट फंक्शन क्या है, वो भी इसेंशियल फंक्शन है, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तीसरा है प्रोविजन ऑफ होम, एक प्रॉपर घर का प्रोविजन होना चाहिए जहां पे वो रहे। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन, अपने बच्चे को प्रॉपर सोशलाइज करे, सोशल नॉर्म, सोशल वैल्यूज सिखाए। तो ये इसेंशियल फंक्शंस में आ जाता है अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर। नेक्स्ट है नॉन इसेंशियल फंक्शन। नॉन इसेंशियल फंक्शंस में आ जाते हैं इकोनॉमिकल सपोर्ट देना, प्रॉपर्टी का ट्रांसमिशन, घर वाले चाहे आपको पैसा दे सकते हैं, आपने ज्यादा गद्दारी कर दी, उनकी बात नहीं मानी, घर वाले आपका पॉकेट मनी बंद कर देते हैं। तो ये क्या है, ये इसेंशियल फंक्शंस नहीं है।
लेकिन शादी करवाना इज इसेंशियल फंक्शंस, वो जबरदस्ती आपकी शादी करवा तो देंगे, है ना। तो जो है मतलब ये इसेंशियल फंक्शंस में नहीं आता है पॉकेट मनी देना, ये मैक्लेवर का कहना है। ओके, तो इकोनॉमिकल सपोर्ट जो है वो नॉन इसेंशियल फंक्शंस में है। प्रॉपर्टी का ट्रांसमिशन, अगर आपने जो है अपने पेरेंट्स का केयर नहीं किया तो वो आपके जायदाद से हटा देंगे। रिलीजियस का है, आपने अपने पेरेंट्स का रिलीजियस को माना तो माना, नहीं माना तो नहीं माना, क्योंकि ये नॉन इसेंशियल फंक्शंस है। एजुकेशन नॉन इसेंशियल फंक्शन, रिक्रिएशनल ये भी नॉन इसेंशियल फंक्शन। तो मैक्लेवर ने प्रॉपर डिस्टिंग्विश कर दिया कि क्या इसेंशियल फंक्शन है, क्या नॉन इसेंशियल फंक्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली कितने टाइप्स के होते हैं, तो अलग अलग बेसिस के अनुसार से अलग अलग टाइप्स है, मतलब हर एक बेसिस है उसके अनुसार से अलग अलग टाइप है। जैसे बेस्ड ऑन मैरिज, शादी के अनुसार से कितने टाइप्स हैं, अथॉरिटी के अनुसार से, मैरिज ग्रुप के अनुसार से, स्ट्रक्चर्स के अनुसार से क्या क्या टाइप्स है फैमिली का, वो हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन मैरिज, शादी के अनुसार से, मतलब किस तरीके से शादी हो रहा है उसके अनुसार से तीन तरीके का फैमिली होता है। फर्स्ट है पॉली एंड्रस। पॉली मतलब एक से ज्यादा, एंड्रस मतलब मेल। एक वुमेन जो है वो मल्टीपल मेन से शादी, अगर एक वुमेन जो है वो एक से अधिक मेल से शादी करती है तो उसको कहते हैं पॉली एंड्रस फैमिली। मतलब ये फैमिली का कल्चर ही है, उस सोसाइटी में उस फैमिली का कल्चर इस तरीके से है कि एक महिला जो है एक से अधिक पुरुष से शादी कर सकती है, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीएंड्रस फैमिली। नेक्स्ट है पॉलीगैमस फैमिली। पॉली मतलब मल्टीपल, मतलब एक से ज्यादा, गैमस मतलब फीमेल। ओके, अगर एक पुरुष, एक मेन एक से अधिक फीमेल से शादी करते हैं तो उस फैमिली को कहेंगे पॉलीगैमस फैमिली। नेक्स्ट है मोनोगेमस फैमिली, जो सबसे ज्यादा सोसाइटी में है वो मोनोगेमस फैमिली है, जिसमें एक मैन जो है वो एक ही वुमेन से शादी करते हैं। ठीक है, तो पॉलीएंड्रस फैमिली जो कि बहुत रेयरली है, जो कि सोसाइटी में इतना नहीं है, मतलब नहीं ही है, वो है पॉलीएंड्रस फैमिली। एक वुमेन जो है वो एक से अधिक मेल में, जिसमें अगर हमने थोड़ा महाभारत का अगर हम बात करें तो उसमें द्रौपदी जो है वो एक से अधिक मेन से, मतलब 5 पांडवों से उन्होंने शादी किया था। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है पॉलीएंड्रस फैमिली का। ओके, अलग रीजन था उनका शादी होने का, बट ये सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, पॉलीएंड्रस फैमिली उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलीगैमस फैमिली, जो है जैसे कि मुस्लिम में अभी भी मेन जो है एक से अधिक शादी करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक आदमी जो है एक से अधिक अगर उसकी वाइफ है तो वो पॉलीगैमस फैमिली में आते हैं। मोनोगैमस जो है बहुत ज्यादा सोसाइटी में यही एक्सेप्टेड है, जो एक मेन जो है वो एक वुमेन के साथ शादी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन अथॉरिटी। फैमिली जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है पैट्रियार्कल फैमिली, नेक्स्ट है मैट्रियार्कल फैमिली। पैट्रियार्कल फैमिली जहां पे हेड ऑफ द फैमिली मेंबर जो है वो मेल है तो उसको पैट्रियार्कल फैमिली कहेंगे। जो हेड ऑफ द फैमिली है उन्हीं की बात जो है वो मानी जाती है, घर में जो भी रूल रेगुलेशन होगा, जो भी डिसीजन मेकिंग होगा, वो एक मेल के हाथ में होगा। जो कि इंडियन सोसाइटी जो है वो बेसिकली पैट्रियार्कल फैमिली में ही बेस्ड है। आप भी अपने घरों में देखेंगे जो आपके फादर होते हैं वो हेड ऑफ द मेंबर होते हैं, उन्हीं की डिसीजन जो है वो मानी जाती है। तो ये क्या है, वो पैट्रियार्कल फैमिली। हालांकि चीजें थोड़ी चेंज हो रही हैं, बट अभी भी मोस्ट ऑफ द सोसाइटी जो है इंडियन सोसाइटी में पैट्रियार्कल फैमिली ही है। ठीक है, फादर या फिर एल्डर मेल जो है वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन जो वो बोलेंगे वही घर में फॉलो होता है, तो वही है। नेक्स्ट है मैट्रियार्कल फैमिली। मैट्रियार्कल फैमिली में क्या होता है, एक फीमेल हेड ऑफ द फैमिली जो है वो क्या है, एक फीमेल है, उनका रूल एंड रेगुलेशन चलता है। ठीक है, जो डिसीजन उनका होगा वही माना जाएगा, तो ये मैट्रियार्कल फैमिली है। तो हमने देख लिया अथॉरिटी के अनुसार से दो फैमिली है, पैट्रियार्कल फैमिली, मैट्रियार्कल फैमिली। पैट्रियार्कल में फादर जो है उनके हाथ में अथॉरिटी होगा, फादर यानी मेल, और मैट्रियार्कल में मदर जो है उनके हाथ में अथॉरिटी होगा, मतलब फीमेल। ओके, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मैरिज ग्रुप के अनुसार से फैमिली जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक इंडोगेमस फैमिली और एक एक्सोगेमस फैमिली। इंडोगेमस मतलब इंडो मतलब
अंदर, मतलब क्या है ना, अपनी जाति में ही, अपनी कास्ट में, अपने ट्राइबल ग्रुप में, अपने ही ग्रुप में शादी करते हैं, उसको इंडोगेमस फैमिली होते कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि अपने ही कास्ट में शादी होता है ना, सब लोग जो है वो अपने अपने कास्ट को प्रायोरिटी देते हैं और अपने ही कास्ट में जो है वो शादी करते हैं। तो ये एक इंडोगेमस फैमिली सिस्टम हुआ, इंडोगेमस फैमिली कहलाता है। एक्सोगेमस फैमिली किसको कहते हैं? जो अपने ग्रुप से बाहर, अपने गोत्र से बाहर शादी करते हैं, जैसे अदर कंट्री में शादी कर लिया है ना, अदर कास्ट में शादी कर लिया, अदर रिलीजियस में शादी कर लिया, तो ये क्या है? एक्सोगेमस फैमिली है। इस चीज से जो फैमिली बनता है उसको क्या कहेंगे? एक्सोगेमस फैमिली। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स के अनुसार से 3 तरीके का फैमिली है। फर्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली, नेक्स्ट है एक्सटेंडेड फैमिली एंड नेक्स्ट है ज्वाइंट फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली किसको कहते हैं? मदर, फादर, चाइल्ड। ओके, मतलब फैमिली मेंबर में कौन कौन है? मदर, फादर मतलब पेरेंट्स है और उनके बच्चे, तो उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फैमिली, छोटे से परिवार। एक्सटेंडेड फैमिली किसको कहेंगे? जिसमें मल्टीपल जनरेशन एक साथ रह रहे हैं। अगर पापा है तो पापा, उनके भाई, सब सारे अंकल, दादाजी हैं तो दादा के भाई, है ना, सब लोग एक साथ मिलके रहते हैं, कजन सब एक साथ मिलके रहते हैं, तो वो क्या है? वो एक्सटेंडेड फैमिली हो गया। ज्वाइंट फैमिली किसको कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली जहां पे 3 या 3 से ज्यादा जनरेशन एक साथ रहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? ज्वाइंट फैमिली। जैसे आप हो गए, आपके फादर हो गए, है ना, आपके ग्रैंड फादर हो गए, 3 जनरेशन या उससे ज्यादा जनरेशन एक साथ अगर रह रहे हैं तो उसको कहेंगे ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली में बस यही है कि अगर मतलब एक्सटेंडेड मतलब एक से ज्यादा मेंबर्स, उसके भी परिवार, आपके भी परिवार, है ना, मतलब सारे गुतिया एक साथ, अगर हम लोग कॉमन वर्ड में बोले तो सारे गुतिया एक साथ रह रहे हैं, तो वो एक्सटेंडेड फैमिली। पापा के सारे भाई जो है वो एक साथ मिलकर के एक ही घर में रह रहे हैं, एक्सटेंडेड फैमिली। अगर आपके 2-3 जनरेशन एक साथ रह रहे हैं तो ज्वाइंट फैमिली। तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ फैमिली देखा, अलग अलग बेसिस में अलग अलग टाइप्स हैं, कितने टाइप्स है वो सारी चीज हमने देखा। इसको आप और भी इलाबोरेट करके आप लिख सकते हैं, है ना, बट बेसिक यही है, मतलब मेन यही होना चाहिए कि इंडोगेमस है तो आपको पता होना चाहिए अपने ही कास्ट में, अपने ही ग्रुप में शादी हो रहा है तो इंडोगेमस होगा। एक्सोगेमस अपने ग्रुप से बाहर शादी होगा तो उसको एक्सोगेमस कहेंगे। न्यूक्लियर फैमिली में जो है छोटा परिवार, ठीक है, हस्बैंड वाइफ उसके बच्चे रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में जो है सारे रिलेटिव्स एक साथ रह रहे हैं तो एक्सटेंडेड फैमिली। अगर 3 से ज्यादा जनरेशन अगर रह रहा है तो ज्वाइंट फैमिली, है ना। पोली एंड्रस में याद है कि पोली मतलब एक से अधिक, मल्टीपल एंड्रस मतलब मेल, एक से ज्यादा मेल रहेगा तो मेल किससे शादी करेगा? फीमेल से, तो फीमेल जो है एक से अधिक मेल के साथ शादी करेगा, पॉली एंड्रस। पॉलीगेमस एक मेल जो है एक से अधिक फीमेल से शादी करेगी, पॉलीगेमस, है ना। मोनोगेमस मतलब एक मेल एक फीमेल शादी कर रहे हैं तो वो पैट्रियार्कल फैमिली पता है, मैट्रियार्कल फैमिली पता है, जहाँ पे मदर हेड ऑफ द फैमिली होती है। तो इस तरीके से जो है मतलब इसको आप इलाबोरेट करके अपने वर्ड में लिख सकते हैं, बट मेन चीज बस इसको ही ध्यान में रखना है। ओके, तो हमने टाइप्स ऑफ फैमिली कवर किया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डॉरी सिस्टम। ये डॉरी सिस्टम क्या है? जो दहेज प्रथा का जो सिस्टम है वो क्या है? आप लोग सब इसको जानते ही होंगे, है ना, आप लोग पूरा पेज लिख सकते हैं इसके बारे में, पर फिर भी हम इसको शॉर्ट में देखेंगे कि आखिर ये डॉरी सिस्टम क्या होता है, फैमिली में इतना प्रोमिनेंट वो क्यों है, हमारी सोसाइटी में दहेज प्रथा इतना ज्यादा क्यों है ना, ये सब हम लोग देखेंगे। तो पहले जानते हैं ये डॉरी आखिर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो डॉरी रिफर्स टू गिफ्ट, वैल्यूएबल मनी और प्रॉपर्टी गिवन ड्यूरिंग मैरिज। शादी के समय में जो भी वैल्यूएबल गिफ्ट जो है पेरेंट्स देते हैं अपने बच्चे को आशीर्वाद के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे जो भी देते हैं, चाहे वो पैसा हो गया, ज्वेलरी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, कोई भी वैल्यूएबल चीज हो गया, तो उसको हम लोग डॉरी कहते हैं। अब बात है, लोग तो अपनी इच्छा से पहले देते थे, है ना, मतलब पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को, अपनी बेटी को विदा करते वक्त जो है आशीर्वाद के तौर पे या एक निशानी के तौर पे देते थे। मतलब ये सिस्टम जो है इतना ज्यादा एक प्रथा कैसे बन गया, आखिर क्यों डोरी सिस्टम के पीछे उसको रोकने के लिए एक्ट लाना पड़ा, है ना, ताकि डोरी सिस्टम को खत्म किया जा सकता है।
ये इतना ज्यादा बढ़ावा दिया क्यों गया है, इसका क्या कारण है, ये हम लोग जानेंगे। डॉरी सिस्टम का क्या कारण है। तो फर्स्ट है ग्रीड, लालच। पेरेंट्स पहले क्या है ना कि अपनी इच्छा से देते थे, अपनी बेटियों को विदा करते वक्त अपनी इच्छा से देते थे, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे वो लालच में बदल गया कि अब वो डिमांड करने लग गए कि मुझे इतना चीज चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हैं आप। तो वो ग्रिड जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ये ऐसा नहीं है कि शादी हो गया तो ग्रिड खत्म हो गया। आपने न्यूज में सुना होगा या अपने आसपास आपने देखा होगा कि शादी के बाद भी दहेज के लिए जो है बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है कि जाओ अपने पेरेंट्स से दहेज लेकर के आओ। इतने वैल्यूएबल चीज की डिमांड की जाती है आफ्टर मैरिज। तो ये ग्रिड जो है वो सोसाइटी का वो खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो ग्रिड के वजह से जो है वो डॉरी सिस्टम जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नेक्स्ट है सॉफ्ट कल्चर। अब ऐसा नहीं है कि लड़के वाले ऐसे कर रहे हैं, लड़की वाले लोग दहेज देकर भी अपने आप को बहुत ज्यादा सॉफ्ट करते हैं कि हाँ मैंने अपनी बेटी के शादी में इतने लाख दहेज दिया। लड़के वाले कहते हैं मैंने अपने बेटी के शादी में इतने ज्यादा दहेज लिया है ना। तो ये सौफ का भी एक है कि इतने पैसा दिए गए, शादी में इतने पैसा खर्च हुए। तो ये एक सौफ कल्चर बन गया है। सोशल स्टेटस, ये सोशल स्टेटस को डिफाइन करता है। एक लड़के को अगर इतना ज्यादा दहेज मिल रहा है मतलब वो बहुत सोशल स्टेटस उसका बहुत ज्यादा है ना, वो बहुत वैल्यूएबल है इसलिए उसको इतना पैसा मिला है। तो इस तरीके से ये सोशल स्टेटस तक को डिफाइन करता है। हाइयर कास्ट है तो वो ज्यादा दहेज का डिमांड करेगा, है ना, ऐसा आपने देखा होगा। नेक्स्ट है लेक ऑफ एजुकेशन। अब लेक ऑफ एजुकेशन तो अब हम इसको नहीं ही मानते हैं क्योंकि ज्यादा दहेज जो है वो ज्यादा एजुकेटेड लोग ज्यादा दहेज ले रहे हैं आजकल। तो इसीलिए ये चीज ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है तो मान लेते हैं, बुक में है लेक ऑफ एजुकेशन के वजह से डॉरी सिस्टम बहुत ज्यादा है। वीक लॉ इन्फोर्समेंट, जो कानून है वो बहुत अच्छे तरीके से उस पर काम नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रहा है लोग का, इसलिए भी डॉरी सिस्टम बहुत ज्यादा है। रिलीजियस कांस्टेंट, वो जो है वो एक रिलीजियस कांस्टेंट दे देते हैं कि हाँ हमारे पहले भी हमारे धर्म में इस तरीके से लिया जाता था, है ना। तो ये बता करके जो है वो दहेज को लेना उचित समझते हैं, मतलब उनको लगता है कि हाँ ये लेना ही चाहिए, नहीं तो भाई शादी में विवाद हो जाएगा, शादी टिकेगा ही नहीं। तो इस तरीके से जो है ये सब कुछ काउज है डॉरी सिस्टम का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। 1961 में जो है वो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया था। क्यों लाया गया था? ताकि जो भी डॉरी प्रैक्टिसेस है उसको प्रिवेंट कर सके। दहेज सिर्फ लेना ही नहीं, दहेज देना भी अपराध है ना। इसको पूरी तरीके से रोकने के लिए जो है वो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया था। टेकिंग एंड गिविंग डॉरी इज पनिशेबल, दोनों जो है वो पनिशेबल है, जो कि सोशल रिफॉर्मर महात्मा गांधी जी हैं उनके द्वारा भी सपोर्ट किया गया था। वो भी मानते थे कि जो दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है और ये अभी भी है और ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगा, ये आगे भी चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये ग्रीड जो है ना वो सोसाइटी का वो बढ़ता ही जाता है। लड़के वाले दहेज लेंगे, लड़की वाले दहेज देंगे। बस क्या है ना कि शादी के बाद भी ये ग्रिड खत्म नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारी वुमेन जो है वो सफर करती है। तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है एक तरीके से। तो इस तरीके से हमने डॉरी सिस्टम देखा, इसका मीनिंग देखा, हमने देखा कि डॉरी सिस्टम जो है हमारी सोसाइटी में इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट क्यों है, इसका क्या काउज है वो हमने देखा। इसको रोकने के लिए जो है वो कौन से लॉ, कौन से एक्ट लाए गए थे, कब लाए गए थे, 1961 में, इसको पता रखना है। महात्मा गांधी जी भी इन्हें सपोर्ट किए थे। तो ये जो है वो डॉरी सिस्टम के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेंजेस इन फैमिली। फैमिली में जो है अभी के समय में फैमिली में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्यों ये चेंजेस आए हैं, पहले से क्या डिफरेंट है, ये सब हम लोग जो है वो देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है काउज, जो चेंजेस जो आए, क्योंकि पहले हमारा सोसाइटी अलग था, वहां पे फैमिली स्ट्रक्चर्स अलग थे, फैमिली वैल्यूज अलग थे। और अभी का जो समय है,
अभी का सोसाइटी थोड़ा अलग है, फैमिली स्ट्रक्चर अलग है, फैमिली वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। तो ये इसका कारण क्या है? तो फर्स्ट रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया तो क्या है, वहां पे जहां पे इंडस्ट्री रहेगा वहां पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा रहेगा, है ना। तो लोग जो है अपॉर्चुनिटी के लिए, अपनी जॉब के लिए वो माइग्रेट भी करेंगे। गांव से लोग जो है वो उठ करके माइग्रेट करके वो शहर में जाएंगे, वैसे जगह जहां पे उसके पास अपॉर्चुनिटी है, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, अब देखिए गांव से जो है फैमिली जो है वो शहर में चला गया, वहां पे खर्चा अधिक है, तो वो क्या या तो अकेले रहेगा या तो एक दो मेंबर को ही अफोर्ड कर पाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, पहले जो इतना एक्सटेंडेड फैमिली में या ज्वाइंट फैमिली में रहता था, अब वो ज्वाइंट फैमिली में रह पाएगा क्या? वो इतना ज्यादा खर्चा अफोर्ड कर पाएगा शहर में? वहां पे तो एरिया भी बहुत कम होता है। तो लोग जो है वो छोटे छोटे फैमिली के साथ अब रहने लगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक रीजन है जहां पे ज्वाइंट फैमिली से जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में लोग रहने लगे, क्योंकि शहर में चीजें अफोर्ड करवाना वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत महंगा होता है, तो कम लोग साथ में रहते हैं। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन से क्या बदला, जिस तरीके से जैसे जैसे शहर में बदलाव होते गए, जिस तरीके से अर्बनाइजेशन होता गया, तो लोगों का लाइफ स्टाइल भी बदलता गया, है ना। पहले लोग जिस तरीके से रहते थे अब वो बदलता गया, लाइफ स्टाइल धीरे धीरे बदलता गया। तो वो लाइफ स्टाइल बदला और उसका जो जगह है वो अर्बनाइजेशन की वजह से, अब देखेंगे आप शहर में जो है वो छोटे छोटे घर होते हैं और गांव में जो है आपकी बहुत सारी जमीन हो गई, बड़े बड़े घर होते हैं, और शहर में छोटे छोटे घर होते हैं। लाइफ स्टाइल बदल जाता है, प्लेसेस बदले। तो ये सब चीज जो क्या है वो न्यूक्लियर फैमिली को ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो अर्बनाइजेशन भी एक रीजन है जिसकी वजह से फैमिली का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है। वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर्स लोग जो है एक्सेप्ट करने लग गए हैं। वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, बच्चे 18 साल के हुए वो अलग रहने लग गए, वो अलग कमाते हैं, अलग खाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे जो है उसके कल्चर का इन्फ्लुएंस आया, तो यहाँ के भी लोग जो है वो न्यूक्लियर फैमिली को जो है वो प्रमोट करने लगे। नेक्स्ट है मॉडर्न एजुकेशन। अब मॉडर्न एजुकेशन किस तरीके से चेंज किया, तो मॉडर्न एजुकेशन क्या है, मेल है फीमेल है, दोनों एजुकेटेड है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों अब अवेयर हैं। अब मैरिज का एज भी बढ़ता चला गया। तो ये सब चीजें हैं जिसके वजह से जो है फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो छोटी होती गई। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव मेजर। तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ लॉ भी इस तरीके से लाए हैं जिसके भी वजह से जो है वो चेंजेस आए। जैसे गवर्नमेंट ने निकाला था हम दो हमारे दो, है ना। तो अब हम दो हमारे दो में जो है हर फैमिली का जो है अब दो ही बच्चा होगा, तो क्या है फैमिली स्ट्रक्चर तो छोटा होते चला जाएगा ना। पहले कितने सबके बच्चे होते थे, अगर आप जो है वो देखेंगे एक दो जनरेशन पहले सबके 6 7 8 इस तरीके से बच्चे होते थे। अब जो है 1 से 2 बच्चे होते हैं, है ना। बच्चे दो ही अच्छे। तो ये सब जो है गवर्नमेंट के द्वारा कुछ है जिसके वजह से भी जो है वो फैमिली स्ट्रक्चर्स में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है फैमिली कन्फ्लिक्ट। फैमिली कन्फ्लिक्ट के कैसे, देखिए अब जो है वो सब लोग एजुकेटेड हैं, सारे बच्चे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सब अब अवेयर है। तो क्या है कि जो एल्डर जनरेशन है और जो यंगर जनरेशन है दोनों का व्यू पॉइंट अब मिल नहीं रहा है ना। सबके विचार अलग अलग हैं। वो जिस चीज को कहेंगे कि वो सही है, हो सकता है बच्चे उसको नकार दे, बोले कि नहीं ये सही नहीं है, ये इस तरीके से नहीं होगा। तो इस वजह से क्या है कि फैमिली में कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ते चला जाता है। तो लोग जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो है उनका मतभेद हो जाएगा, तो वो अलग अलग रहने लगेंगे। तो फैमिली कन्फ्लिक्ट भी एक रीजन है जिसकी वजह से फैमिली में चेंजेस आते हैं। इस तरीके से हमने कुछ काउजेस देखे जिसकी वजह से फैमिली में चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, अर्बनाइजेशन देखा, वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, लेजिस्लेटिव मेजर और फैमिली कन्फ्लिक्ट, ये कुछ काउज थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेजर चेंजेस आया क्या। ये सब तो रीजन थे जिसके वजह से फैमिली में चेंजेस आए। अब क्या मेजर चेंजेस आया वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट जो चेंजेस आया वो है फ्री चॉइस ऑफ मैरिज। अब जो है वो लोग अपनी इच्छा से शादी करने लगे। हालांकि सब जगह ऐसा नहीं है,
सब जगह आप अपनी इच्छा से शादी नहीं कर सकते। हो सकता है किसी के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, किसी का सोसाइटी बहुत डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वहां पे अपने ही कास्ट में शादी करना होगा। पेरेंट्स को मनाना इतना आसान नहीं होता है अभी के समय में भी, लेकिन फिर भी बहुत जगह जो है वो शहरों में जो है वो फ्री चॉइस ऑफ मैरिज है। लोग लव मैरिज कर रहे हैं, अपने ग्रुप से बाहर मैरिज कर रहे हैं, उनका फ्री चॉइस ऑफ मैरिज है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड स्टेटस ऑफ वुमेन। आज महिलाएं जो है वो एजुकेटेड हो रही है, एम्पावर्ड हो रही है, उनका जो है स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। स्मॉल फैमिली साइज जो है वो क्या है, छोटा होते जा रहा है, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहा है। डिक्लाइन इन रिलीजियस कंट्रोल, पहले जिस तरीके से कंट्रोल था रिलीजियस के ऊपर, वो अब धीरे धीरे छूटता जा रहा है, उतना ज्यादा लोग रिलीजियस नहीं है, तो रिलीजियस कंट्रोल जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। नेक्स्ट है पेरेंट्स यूथ कन्फ्लिक्ट, पेरेंट्स और जो यंगर जनरेशन है उसके बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। ट्रांसफर ऑफ फंक्शन टू एक्सटर्नल एजेंसी, जो भी फंक्शन है वो जो है अब एक्सटर्नल एजेंसीज को जो है वो ट्रांसफर किए जाने लगे। पहले क्या है, अगर आपका एक छोटा सा बिजनेस है तो आप 2-3 लोग मिल करके जो है अपना बिजनेस कर रहा है, या अपने जो भी फैमिली मेंबर है वो सारे फैमिली मेंबर्स ही इन्वॉल्व है। अब क्या है कि सारे फंक्शंस जो है वो बाहर के एजेंसीज को दे दिए गए। जैसे कि पहले अगर मान लेते हैं कि अगर गांव में खेत है, आपका बहुत सारा जमीन है, तो सब लोग पहले खुद के खेत में खुद काम करते थे। अब क्या है कि सब लोग शहर में रहने लगे और जमीन जो है वो क्या है, वो गांव में है, तो क्या है जमीन जो है वो दूसरे किसान को दे देते हैं ताकि वो आकर के उसमें जो है जो भी है खेती करे। और जो है तो क्या है मतलब ये मेन अति क्या है कि जो फंक्शन जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया एक्सटर्नल एजेंसी में। ये सब कुछ मेजर चेंजेस है जो अभी के सोसाइटी में जो है अभी के फैमिली में देखे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इस पार्टिकुलर लेक्चर में फैमिली के बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी यूनिट का नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस पार्टिकुलर यूनिट 4 को, फैमिली एंड मैरिज, इस यूनिट को हम लोग 2 पार्ट में लेंगे। फर्स्ट पार्ट में पूरी फैमिली के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम लोग मैरिज के बारे में जानेंगे कि मैरिज क्या है, क्या डेफिनेशन है, कितने टाइप्स ऑफ मैरिज होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, मुस्लिम मैरिज एक्ट क्या है। ये सारी चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें एंड थैंक यू। जय हिंद।